हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 9 चैप्टर मृदा के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। मृदा कृषि के लिए अनिवार्य है एवं अनेक जीवों का आवास स्थल भी है। अतः हम कह सकते हैं कि मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय या किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और घनी होती है, जो बीज संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत शीर्ष संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और सैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सैल होता है, जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। हमारा अगला टॉपिक है मृदा एवं इसके प्रकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। सैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बालुई मृदा कहलाती है। यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृण्मय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बालुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है
मृदा में जल अंतःस्रवण दर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आइए एक क्रियाकलाप की मदद से यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी मृदा में जल अंतःस्रवण दर को हम कैसे माप सकते हैं। सबसे पहले जिस स्थान से मृदा का अंतःस्रवण दर मापना हो वहां एक पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा दें। अब पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए एवं उस समय को नोट कर लीजिए जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रवित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रवित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी स्थान की मृदा में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं तो अंतःस्रवण दर बराबर 200 ml बाय 20 मिनट होगा, यानी 10 ml पर मिनट। इसलिए मृदा में जल का अंतःस्रवण दर 1 मिनट में 10 ml होगा। हमारा अगला टॉपिक है मृदा में नमी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए एक क्रियाकलाप के द्वारा मृदा में पाए जाने वाले नमी को देखते हैं। सबसे पहले एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए एवं कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का प्रेक्षण करिए। हम देखते हैं कि गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित होते हुए जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। अतः जल की बूंदों का दिखना यह साबित करता है कि मृदा में नमी है। हमारा अगला टॉपिक है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे चित्र में दिखाए अनुसार कीप में लगा दीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिस कर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा अवशोषण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है मृदा और फसलें। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में दुमट्टी मृदा,
जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बालुई मृदा पाई जाती है। मृण्मय और दुमट्टी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमट्टी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बालुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। हमारा अगला टॉपिक है मृदा प्रदूषण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए तथा पीड़कनाशियों का उपयोग भी कम से कम किया जाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है मृदा अपरदन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, जिससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहां की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः मृदा अपरदन को कम करने के लिए वृक्षों की कटाई को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।